नमस्कार, सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादिच। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी औरंगजेब विवाद पर सांसद नवनीत राणा के बयान की। मुंबई के मीरा रोड इलाके में लिव इन पार्टनर की हत्या की बात करेंगे। भारत से ज्यादा पाकिस्तान को बिपरजॉय से खतरे की। पटना के गांधी मैदान में चिराग के शक्ति प्रदर्शन की। साथ ही जानेंगे ईडी की कार्यवाही पर क्या बोले अशोक गहलोत की। बालासोर हादसे पर बोले ओवैसी की। बात करेंगे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दिए बड़े बयान की। दुर्ग से रवाना हुई इस ट्रेन के एसी कोच में लगी आग की। साथ ही जानेंगे धनबाद में अवैध खनन के दौरान धसी कोयला खदान की। और आखिर में बात करेंगे गोडसे वाले बयान पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधे निशाने की। इसके साथ और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। महाराष्ट्र के कोल्हापुर विवाद में सांसद नवनीत राणा ने भी कूद पड़ी हैं। औरंगजेब के व्हाट्सएप स्टेटस लगाने से शुरू विवाद पर अब बयानबाजी तेज हो चली है। कोल्हापुर विवाद को जोड़ते हुए सांसद नवनीत राणा ने कहा कि मेरे महाराष्ट्र में औरंगजेब नहीं चलेगा, शिवाजी के योद्धा अभी जिंदा हैं। नवनीत राणा ने कहा कि हमारे महाराष्ट्र में औरंगजेब का डांस बर्दाश्त नहीं करेंगे। राणा ने इसको लेकर एक वीडियो जारी किया है। वहीं कोल्हापुर विवाद में महाराष्ट्र के डिप्यूटी सीएम फडणवीस के बयान पर ओवैसी ने भी तंज कसा है। ओवैसी ने कहा कि औरंगजेब की औलाद की बात करने वाले फडणवीस ने पूछना चाहता हूं कि अगर इतनी जानकारी रखते हो तो ये बताओ कि गोडसे की औलाद कौन है। पिछले 2-3 दिन से जो कोल्हापुर में घटना हुई कि औरंगजेब की फोटो को लेकर कई लोग नाचने का प्रयत्न कर रहे हैं, मैं उन सबको आह्वान करती हूं कि ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पे चलने वाला महाराष्ट्र है और उनको मानने रहे और उनके विचारों पे चलने वाले ऐसे अभी भी उनके मावड़े अभी भी जीवन है। अगर इनको मेरा आह्वान है कि ये औरंगजेब मेरे महाराष्ट्र में चलेगा नहीं, और अगर सरकार को भी विनती करती हूं कि इसके पीछे के जो मास्टरमाइंड है, एक महाराष्ट्र की विचारधाराओं को अलग करने वाले जो मास्टरमाइंड इसके पीछे काम कर रहे हैं, उनको पकड़ के उनको पर एक्शन ली जाए। नहीं तो ये महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पे चलने वाले हम जैसे जो मावड़े हैं, ये औरंगजेब की फोटो लेके नाचने वालों को आगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुंबई के मीरा रोड इलाके में लिव इन पार्टनर की हत्या की खबर ने सभी को झकझोर दिया है। 56 साल के शख्स ने पहले अपनी 32 साल की लिव इन पार्टनर की हत्या की और उसके शव का वो हाल किया जिसे जानकर रूह कांप जाए। शव को छोटे छोटे टुकड़ों करके उसे कुकर में उबाल दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि इस शख्स को कोई पछतावा नहीं है। ये बात आरोपी ने खुद कबूली है। पार्टनर की हत्या कर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने के आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह HIV पॉजिटिव है और इस वजह से दोनों के बीच तनाव रहता था। आरोपी ने यह भी कहा कि उसे कोई पछतावा नहीं है। देश के तटीय इलाकों में आए मोचा तूफान ने भारत में तबाही के निशान छोड़े ही थे। इस तूफान के नुकसान की भरपाई अभी हुई भी नहीं थी कि एक और चक्रवात तूफान बिपरजॉय का खतरा मंडराने लगा है। बिपरजॉय तेजी से चक्रवाती तूफान में बदल गया है। IMD के मुताबिक ये अगले 36 घंटों में और तेज होने वाला है और 2 दिनों में इस तूफान के उत्तर पश्चिमी तट के और करीब आने की आशंका है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सत्ताधारी JDU RJD हो या फिर विपक्षी पार्टी BJP, सभी राजनीतिक तैयारी में जुटे हैं। इसी बीच चिराग पासवान ने भी 2024 के रण को लेकर चुनावी तैयारी तेज कर दी है। यही वजह है कि उन्होंने पटना के गांधी मैदान में शक्ति प्रदर्शन का ऐलान बनाया है। उन्होंने 28 नवंबर को गांधी मैदान में बड़ी रैली करने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन से पहले वो इस रैली के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। ईडी की कार्यवाही पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार किया है। गहलोत ने कहा कि दबाव में ना करे काम। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। CBI हो, ED हो, इनकम टैक्स हो, हाँ अगर निष्पक्ष काम करे वो बिना दबाव के, तो हम तो स्वागत करेंगे। हम चाहेंगे कि अगर वो एजेंसी देश की है
वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। और अगर मान लो वो एजेंसी काम अच्छा करती है, निष्पक्ष करती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अनुभव कहता है कि जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं और जहाँ विपक्षी पार्टी होती है वहाँ ईडी को भेज देते हैं, सीबीआई भेज देते हैं, इनकम टैक्स भेज देते हैं, लिस्ट दे के भेजते हैं। सुना मैंने, वो कहते हैं आप इसमें देखो कौन कहाँ का जाना है आपको, कांग्रेस के नेताओं कौन सहयोग कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। ये परंपरा उचित नहीं है। ईडी के अधिकारियों को, सीबीआई अधिकारियों को, इनकम टैक्स अधिकारियों में कहना चाहूँगा, कृपा करके आप दबाव में काम नहीं करें। आपने भी शपथ ली है नौकरी के वक्त में, आपका दायित्व है, जैसे हम लोग राजनीति में हैं उसी ढंग से आपका दायित्व है कि आप निष्पक्षता से काम करें, न्याय सुनिश्चित करें सबके सामने साथ में, और दबाव में नहीं आया। बस मेरा इतना ही कहना है। सर, जनता को बड़ी राहत मिल रही है, अब कई क्या नई योजना आपको होगी जनता के लिए, कोई विशेष? अब आगे मैनिफेस्टो तैयारी हो रही है तो बताएंगे हम और क्या करें। थैंक यू। AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने देश भर में हो रही कई घटनाओं पर बयान दिया है। उन्होंने ओडिशा बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर केंद्र सरकार और पीएम मोदी को लेकर कई सवाल किए। ओवैसी ने कहा कि कई लोग वहां मर गए हैं, हमारे पीएम भी वहां देखने के लिए पहुंच गए, लेकिन हादसा कैसे हुआ ये मालूम नहीं है। ओडिशा हादसे के बाद पीएम मोदी ने ओडिशा पहुंचे थे, उन्होंने अस्पताल जाकर घायलों से बातचीत की थी। पीएम मोदी ने इस दर्दनाक घटना को लेकर कहा था कि ये असहनीय पीड़ा है जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। घटना की सीबीआई जांच हो रही है। 288 लोग ट्रेन के हादसे में मर गए। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी पहुंच गए, मगर कैसे हादसा हुआ वो मरने वाले नहीं मालूम किस किस के भाई बहन थे। मगर हमारे वतन अजीज में जब गरीब मरता है, चाहे किसी मजहब का हो, हिंदू हो, दलित हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जो गरीब मरता है तो गरीब की जान की कीमत हमारे मुल्क में नहीं है। सब मरते हैं, मगर दलित जब गरीब मरता है, मुसलमान या गरीब हिंदू मरता है, कोई उससे कोई इंसाफ नहीं होता। 2 दिन 4 दिन अखबार में न्यूज बनती है, उसके बाद कोई उस गरीब को पूछ कर नहीं देखता। आपको मालूम, आदिवासी लोग हमारे मुल्क में 70 लाख आदिवासी लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। 288 लोग मर गए, स्क्रीनशॉट ले लो, मौज बनाओ, मगर कैसे मरे उसका जवाब कौन देगा? क्यों मरे उसका जवाब कौन देगा? क्या वजीर आजम के जाने से इंसाफ हो जाएगा? अब सीबीआई को दे दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अफसोस होता है, तकलीफ होती है जब इस तरह के नजारे हम देखते हैं। 3 ट्रेन, 1, 2, 3 ट्रेन में टक्कर, और विश्व गुरु की बात नरेंद्र मोदी करते हैं। भारत सुपर पावर बन गया है, 3 ट्रेन की टक्कर को आप नहीं रोक सक रहे। मुझे मालूम कि आज की तकरीर के बाद बहुत तकलीफ होगी बीजेपी वालों के पेट में, मगर सच्चाई को बयान कर। अब आप हमको बोल रहे लव जिहाद। अच्छा, वो एक भोपाल का मजे का किस्सा हुआ, पढ़े अखबार में? नहीं पढ़े? नहीं पढ़ते तुम लोग? खैर, मैं ही पढ़ा। वो एक बीजेपी की एमपी है मोहतरमा, उन पे बहुत बड़ा वो मालेगांव का मुकदमा चल रहा। तो एक बच्ची के अम्मा बाबा उनको जाके बोले, मैडम हमारी बच्ची किसी के इश्क में मुब्तला हो गई। तो उन्होंने बोले उसका एक ही इलाज है, उसको ले जाकर केरला पिक्चर दिखाएंगे। क्या नाम है केरला? हाँ? हमारे एमएलए अच्छा जानकारी रखते हैं। तो बहरहाल केरला स्टोरी लिख जाके वो मैडम दिखाए बच्ची को, उन्हें देखने के दिन उसी रात अपने घर से भाग गए। अरे क्या दिखाया रे भाई तू उसमें? उन्हें भाग गए। मीडिया लिखा, मैंने लिखा, उन्हें भाग गए। इसीलिए हम बोल रहे गवर्नमेंट से
ये इसके मामलात में मत आओ आप, जो सही कर रहा है कर लें दो, मगर आप कबाब में हड्डी नहीं बनेंगे बल्कि पत्थर बनेंगे। अब आप बोलते लव जिहाद। अच्छा, अगर महाराष्ट्र में लव जिहाद हो रहा है तो एक एस्टिमेट दो, नंबर दो कि अहमदनगर में ये हुआ, कोल्हापुर में ये हुआ, सांगली में हुआ, वेस्टर्न महाराष्ट्र में हुआ, मराठवाड़ा में हुआ। बताओ, कुछ नहीं है, नहीं लव जिहाद हो रहा है, कहां हो रहा है? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। गुरुवार 8 जून को जीतन राम मांझी बिहार के राज्यपाल राजेंद्र से मिलने के लिए पहुंचे थे। मिलने के बाद जब वे बाहर आए तो उन्होंने मीडिया को बयान दिया। ये भी बताया कि वे जब बुधवार को सीएम आवास पहुंचे थे तो नीतीश कुमार से क्या बात हुई थी। आइए सुनते हैं। इनसे मुलाकात नहीं हमारी हुई थी, तो इसलिए हमारा फर्ज बन रहा था कि इनसे मुलाकात करके बिहार की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थितियों के बारे में इनको हम बतावें। सामाजिक स्थिति में आज बताने का काम यहाँ हम लोगों ने किया है कि बिहार में शेड्यूल कास्ट में 22 जातियाँ हैं। 22 जाति में 4-5 जाति जो हैं जिनको D4 कहा जाता है, कंपैरेटिवली वो आगे हैं, लेकिन बाकी वैसी जातियां हैं यहाँ जिनका साक्षरता दर 15% से कम है और वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक सभी दृष्टिकोण से ये कमजोर हैं। उसमें खास करके मुसहर भुइयां समाज के लोग हैं, सबसे नीचे पायदान पर हैं। उनको काम करने की जरूरत है, उनको विकास करने की जरूरत है। फिर शिक्षा पद्धति पर भी बात हुई कि शैक्षणिक स्थिति यहाँ का ये है कि सरकारी विद्यालय में पैसे तो लग रहे हैं और काफी बजट भी है, लेकिन जो शिक्षा का स्टैंडर्ड है सरकारी विद्यालयों में वो उचित नहीं है। इसलिए कि यहाँ प्राइवेट विद्यालय में सब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। यहाँ तक कि जो सरकारी विद्यालय के मास्टर हैं वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं। इसी से जोड़ा जा सकता है कि सरकारी विद्यालय की क्या स्थिति है। ये महामहिम को बताने का हमने कोशिश किया और महामहिम ने इस पर अपनी सहमति जताई और हमने कहा कि शिक्षा जगत में बहुत सुधार की आवश्यकता है। और जहाँ तक रिजर्वेशन का सवाल है, रिजर्वेशन का लाभ शेड्यूल कास्ट में ये जो जिसको महादलित कहा जाता है उनको कम मिला है और जो D4 हैं उनको कुछ ज़्यादा मिला है। इसलिए शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो 15% तक जिनकी साक्षरता दर है उनको पढ़ाने लिखाने के साथ साथ नौकरियों में भी या अन्य विकास के कार्यों में भी तरजीह देना चाहिए। ये बातें इनसे हमने कही है। और फिर एक विद्यालय है अक्षयवट महाविद्यालय महुआ में, उसमें एक शेड्यूल कास्ट के जो हमारे प्रिंसिपल हो सकते हैं या होना है और अभी पदस्थापित हैं, लेकिन कुछ लोग नाजायज वो जिस कॉलेज सर्विस कमीशन के आदेश और निर्देश के विरुद्ध भी जा कर के उनको हटाने का काम करना चाहते हैं। इस पर भी उनसे हमारी बात हुई। यही बात के चलते आज महामहिम से हम लोग मुलाकात किया। और खराब है, निश्चित रूप में खराब है, इसलिए कि जब कोई मास्टर है सरकारी विद्यालय का, वो अपने विद्यालय में अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाता है? इससे क्या साबित हो रहा है? यही हमने कहा। हाँ, मेरी सरकार है, इसीलिए हमने कहा कि पहले जमाना में ऐसा होता था कि 3 महीना में इंस्पेक्शन होता था, मुलाजा होता था, सब लोग टाइट होकर के बच्चों को पढ़ाते थे, लिखाते थे और ठीक दुरुस्त रखते थे। आज मुलाजा नहीं हुआ है, इस तरह का इंट्रोडक्शन होना चाहिए सर, ये हमने उनको कहा है। और हम आप लोगों के माध्यम से आज मांग भी करते हैं शिक्षा विभाग से या शिक्षा हमारे मुख्यमंत्री जी से
कि वो सिस्टम लागू करें, तभी मास्टर लोग ठीक से काम कर सकेंगे। और कम से कम इतना हो कि जो शिक्षक पढ़ाते हैं जिस स्कूल में, उस स्टैंडर्ड में अगर बच्चा उनका पढ़ता है तो अपने स्कूल में पढ़ावें बच्चों को, प्राइवेट में नहीं पढ़ावें। ऐसी व्यवस्था हो तो शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाए। बैठक होने वाली है, बैठक होने वाली है 23 तारीख को। देखिए महागठबंधन में हम लोग 7 पार्टियां हैं और 7 पार्टी में जब एक हम लोग हैं, जब कहा जाएगा सम्मिलित होने के लिए तो शामिल होंगे, नहीं शामिल होने के बाद भी हम कर सकते हैं कि हमारा गठबंधन है उसका मेन लीडर जब नीतीश कुमार जी हैं और वही अपना उन्हीं के रिक्वेस्ट पर ये बैठक आयोजित हो रही है, तो हम समझते हैं कि फिर हम लोग रहें या न रहें उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर बुलाया जाएगा तो उस बैठक अभी तक बुलाने की बात नहीं हुई। अच्छा मांझी जी, आप जब मुख्यमंत्री थे तो आपने एक बात कहा था उस समय कि एस्टीमेट घोटाला की चर्चा आपने उस समय बहुत जोर शोर से की थी। अभी जो पुल गिरा, आप उस पर क्या बोले, कुछ ऐसा ही हो रहा है क्या? देखिए पुल गिरा है, उस पर जांच की बात आ रही है, जांचों उपरांत जो बात होगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी। लेकिन जहां तक एस्टीमेट घोटाला की बात हम कहा करते थे, आज भी एस्टीमेट घोटाला है और इसीलिए कह रहे हैं कि जो काम 100 रुपया में होना चाहिए, एस्टीमेट बनता है 1000 रुपया का, और उसके बावजूद भी काम में गुणवत्ता जो होनी चाहिए उसकी कमी होती है। सुपरविजन हमारे क्षेत्र में कई एक ऐसा काम हुआ है, रोड का, पुल का, उस पर भी हम लोगों ने ध्यान आकर्षित किया है। तो उस बात पर आज भी हम आमादा हैं कि साहब एस्टीमेट ज़्यादा लोग बनाते हैं और काम कम पैसा का करते हैं, उसकी गुणवत्ता कम रहती है, उसमें सुपरविजन की आवश्यकता है, उसको बढ़िया से देखने की आवश्यकता है। मांझी जी, आपको की चर्चा हुई है क्या? कल नीतीश कुमार से आपकी बैठक हुई साथ में, क्या मंत्रिमंडल को लेकर के भी? नहीं, कुछ नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग सिर्फ चारों विधायक जो हमारे 6 दल के हैं, एक समस्या थी कि हमारे विधायक की बात पदाधिकारी नहीं सुनते हैं या हमारे विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी के समाधान यात्रा में भी गया में बहुत साल लेटर दिए थे, उस पर कोई काम नहीं हुआ था। हमारे क्षेत्र में भी कुछ ऐसे थे, उसका काम नहीं हुआ था। हम लोग मिल करके यही कहा था कि हम लोगों का काम देखा जाता है कि जैसा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, इसलिए महोदय आप काम की करवाने का आदेश दीजिए। तो यही काम के लिए चारों विधायक हम लोग मिले थे और सब लोग अपना अपना काम का लिस्ट उनको दिया गया है और उन्होंने कहा है कि त्वरित कार्रवाई करेंगे। कोई राजनीतिक बात हम लोग नहीं। 23 तारीख को बड़ी बैठक है, आप सहयोगी हैं, तमाम सहयोगियों का नाम कल बोल दिया गया, आपका नाम नहीं बोला गया और आपको अभी तक आपको जानकारी नहीं है, इसको क्या समझा जाए? हम इसको कुछ नहीं समझते हैं। हम ये समझते हैं कि विपक्षी एकता मजबूत हो, जैसे भी एकता बन सके, और जहाँ तक लाना रहना न रहना, जब नीतीश कुमार वहाँ साथ हैं तो मैं समझता हूँ कि हम भी साथ हैं। आपके बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी के संपर्क में आप हैं। अब ये सब आप लोग बोल रहे हैं और 5 सीट और 4 सीट का कोई मामला नहीं है। हम नीतीश कुमार के साथ हैं, हमको 1 सीट भी नहीं मिलेगा तो भी हम। ओडिशा के नुआपाड़ा जिले में गुरुवार को दुर्गपुरी एक्सप्रेस में एसी कोच में आग लग गई। आग लगने के बाद यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। राहत की बात यह है कि घटना में किसी भी यात्री के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। ECOR ने के एक बयान में कहा कि गुरुवार शाम खरिया रोड स्टेशन पर ट्रेन के B3 कोच में धुएं का पता चला। ब्रेक के पूरी तरह से न हटने के चलते लगातार रगड़ लगने की वजह से ट्रेन के ब्रेक पैड्स में आग लग गई थी। झारखंड के धनबाद में एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ है। अवैध कोयला खनन के दौरान कई लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के दबे होने की आशंका है। CISF जवानों की ओर से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया है। यह हादसा भोरा OP क्षेत्र में AT देव प्रभा आउटसोर्सिंग में अवैध उत्खनन के दौरान हुआ। बताया गया है कि क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध कोयला का कारोबार चल रहा था। घटना की सूचना मिलने पर विभिन्न थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई है। हमारा OP अंतर्गत पड़ता है ये, और
जैसा कि लग रहा है कि अवैध उत्खनन लोग कर रहा है यहाँ पर, उससे अभी भराई कराया गया है BCCL से। उसके दबे होने की संभावना है, कुछ लोगों की मौत हो चुकी है। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं और उसमें अभी कंफर्म हम लोग बाद में बताएंगे आप लोग को। क्या घटना घटी? कितने लोग दबे थे सर, कुछ पता चला? अभी जांच में है, हम लोग जांच करके आप लोग को स्पष्ट कर देंगे। मतलब घटना घटी है अवैध खनन में, चालदाजी है? सूचना तो है यही, लेकिन कंफर्म अभी हम लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि घटनास्थल पर कुछ इस तरह का हम लोग पाए नहीं है। जब तक हम लोग कंफर्म नहीं हो लेते हैं, 3 की मृत्यु की बात कही जा रही है स्थानीय लोगों द्वारा। अभी तक हम लोग को इस संबंध में किसी तरह का कोई। LB सिंह का माइंस है, देवप्रभा माइंस के नाम से जाना जाता है। अभी करीब लगभग 8 बजे अवैध तरीके से कोयला निकाला जा रहा था। कोयला का चाल धंसने से करीब 10 से 15 लोग घायल हैं। अभी 4 लोग डेथ कर गए हैं और यहाँ का दलाल और एक यहाँ का नेता के इशारों पर ये सब तस्करी का काम किया जाता है कोयला का। और हम 2 घंटा पहले पूर्व थाना प्रभारी को फोन किए, फोन करने के बाद कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। ना कंपनी वाले को हम फोन किए, ना कंपनी वाला कोई गाड़ी भेजा है लाश निकालने के लिए। सारे मोहल्ले वाले लोग हम लोग मिलकर 4 बॉडी को निकाले हैं और इसमें से लगता है कि 4 के 4 डेट कर गए हैं। अभी तक उसमें लाश दबा हुआ है। और माइंस वाले को जाकर अभी हम लोग बोले तो माइंस बंद किया गया है। और इस पे हम यही कार्रवाई करने के चाहते हैं प्रशासन से। यहाँ का जितने भी कोयला का चोर है जो रोज तस्सीली करते हैं, उस पे अविलंब FIR दर्ज हो। FIR दर्ज नहीं होगा तो हम लोग रोड से लेकर थाना तक जांच करेंगे। ये हादसा कैसे? ये हादसा अवैध तरीके से कोयला निकालने से हो रहा है। वसूली किया जाता है यहाँ, वसूली अवैध तरीके से। अब 4 बजे सुबह आके देखिए, भोरा दुर्गा मंदिर के पास तस्सीली किया जाता है। भोरा 4 नंबर मोड़ के पास बैठ के तस्सीली किया जाता है। इसमें 4-5 ठो रंगदार हैं और रोज आए दिन तहसीलते हैं। भोरा दुर्गा मंदिर के पास जाइएगा तो CI सब के बोलेरो लगा के वो भी तस्सीली करता है। सभी लोग के मिली भगत से यहाँ तस्सीली की जाती है। हम लोग बाजार में थे, सूचना मिला कि वहाँ 10 से 15 लोग दब गए हैं। कोयला निकाल रहा था, गरीब लोग सब कोड़ काट करके निकाल रहा था। तो सूचना मिली, हम लोग दौड़ करके आए, मदद किए। उसमें से 5 गो निकला, 2-3 सुनते हैं डेट कर गया। एक तो डेड बॉडी निकाले हम लोग, नाम उन्हें जानते, हम तो निकालने में थे कि नाम कहाँ से पूछ सकते हैं। 5 ठो निकला, 5 में 3 डेट है, 2 अभी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है। 3 की मृत्यु हो चुकी है। 3 की मृत्यु हो चुकी है। किसकी लापरवाही मानते हैं? ये लापरवाही तो मतलब BCCL का है, GM का है। जो यहाँ पर ही चल रहा था, बगल में माइंस चल रहा है, वहाँ से दिखाई दे रहा है कि यहाँ कोयला चोरी हो रहा है, तो ढकवा सकता था। माइंस में CISF की ड्यूटी पड़ती है। CISF क्या करता है, क्या लगता है आपको? CISF क्या करेगा? CISF आता है, भाग जाता है। CISF क्या करेगा? CISF के घंटा यहाँ रहेगा ड्यूटी में? CISF देखते हैं तो भाग जाता है, उसके बाद में। नई दिल्ली 9 जून भाषा। कांग्रेस ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने वाले बयान की निंदा करते हुए शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सुनिश्चित करें कि रावत को भारतीय जनता पार्टी से बाहर किया जाए। कांग्रेस पार्टी की इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की पत्रकार वार्ता शुरू करने से पहले हम आप सबके माध्यम से हमारे राष्ट्रपिता स्वर्गीय मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें सुभाष चंद्र बोस ने बापू की संज्ञा दी, जिन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की संज्ञा दी, ऐसे हमारे महात्मा गांधी को नमन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। और अपनी बात शुरू करने से पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। पूज्य बापू के आदर्शों को जानने का, जीने का और जगत के कल्याण के रास्ते पर चलने का प्रयास करें, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महात्मा गांधी जी ने आजादी को जन आंदोलन बना दिया। कोई खादी पहनता है तो आजादी के लिए पहनता है, कोई किसी भूखे को खाना खिलाता है तो आजादी के लिए खिलाता है। उन्होंने हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार ये दिशा दी, ये सामर्थ्य दिया और हर हिंदुस्तानी को लगने लगा कि मैं भी आजादी की लड़ाई लड़ रहा हूं। महात्मा गांधी ने दूरंदेशी के साथ
बहुत चतुर बनिया था वो, बहुत चतुर बनिया था वो। नाथूराम गौडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। जब से खादी के साथ गांधी का नाम जुड़ता रहा, खादी उठ ही नहीं सकी, खादी डूब गई। महात्मा गांधी का ऐसा नाम है, नोट के ऊपर चिपक गया जिस दिन से, उस दिन से नोट की डिवैल्यूएशन हो गई। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता। जनवरी 1948 को शाम लगभग 5:15 बजे गांधी स्मृति में, जिसको उस समय बिरला हाउस कहा जाता था, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को पॉइंट ब्लैंक 3 गोलियां मारी। लाल किले में विशेष अदालत बैठाई गई जिसमें नाथूराम गोडसे का ट्रायल हुआ और उसके ट्रायल के दौरान उसने कहा, उससे पूछा गया कि क्यों मारा आपने महात्मा गांधी को, तो उसने कहा देयर वॉज एन एक्यूमुलेटिंग प्रोवोकेशन फॉर 32 ईयर्स इन मी। पिछले 32 वर्षों से यह व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा था। अब 1948 से 32 वर्ष, 1916 से 1948 तक के जो 32 वर्ष हैं, उस दौरान ऐसे कौन से काम थे जो महात्मा गांधी जी ने किए जिनसे नाथूराम गोडसे को तकलीफ थी, हम वो आपको बताना चाहते हैं। उन्होंने सत्याग्रह किए, चंपारण का सत्याग्रह, अहमदाबाद का सत्याग्रह, खेड़ा का, डांडी का, मंदिर प्रवेश के लिए उन्होंने मुहिम छेड़ी, सविनय अवज्ञा की, सिविल डिसोबीडियंस, असहयोग की, नॉन कोऑपरेशन, भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट। उन्होंने मैगजीन्स चलाए, न्यूज़पेपर, यंग इंडिया, हरिजन। उन्होंने एक्टिविटीज की, कार्यक्रम चलाए, खादी को लेके, सद्भावना को लेके, ग्रामोद्योग को लेके, अनटचेबिलिटी के इरेडिकेशन के लिए। उन्होंने संगठनों पे काम किया, कांग्रेस पार्टी संगठन पे उन्होंने काम किया, सर्वोदय संगठन पे उन्होंने काम किया। उन्होंने राजनीतिक जागरूकता लाने के लिए काम किया, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, गरीबों के लिए। ये सब काम जो महात्मा गांधी जी ने किया, इस सब काम से नाथूराम गोडसे को इतनी तकलीफ हुई जब उसने देखा कि इन्होंने तो देश भी आजाद करा लिया और संविधान सभा भी बना ली जिसमें 300 सदस्य विभिन्न प्रजातियों के दबे कुचले क्षेत्र से आने वाले लोगों की एक मजबूत संस्था बनी। उस सब से उनको इतनी तकलीफ हुई कि उनको जब कोई और जरिया दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने गांधी जी को मारना ही सही समझा। अब हम आज पे आ जाते हैं कि उत्तराखंड के ये पूर्व मुख्यमंत्री बलिया उत्तर प्रदेश में बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान सवाल के जवाब में कहते हैं कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता। और ये पहली मर्तबा नहीं है, हम सब जानते हैं। मैं आपको गिनवाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कब कब महात्मा गांधी जी के हत्यारे को सुशोभित करने का काम किया है। आप सब जानते हैं कि भाजपा की सांसद प्रज्ञा ठाकुर, जिनका हमने वीडियो में भी दिखाया, उन्होंने कहा कि भैया नाथूराम गोडसे देशभक्त था, है और रहेगा। और मोदी जी ने 2019 के दौरान कहा कि मैं इनको बिल्कुल मन से अपने माफ नहीं कर सकता हूं। अगर आपकी बात में वजन होता, अगर आपकी बात में सच्चाई होती तो हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी आज त्रिवेंद्र सिंह रावत की कि वो दोबारा ये बात बोल सके। अमित शाह जी ने, हमने वीडियो में भी दिखाया, महात्मा गांधी को कहा कि ये तो चतुर बनिया था। उन्होंने देश के जो राष्ट्रपिता हैं उनके लिए कहा कि भैया ये तो चतुर बनिया था। और इन्हीं के प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक टीवी डिबेट में कहा कि एक्चुअली में देश के राष्ट्रपिता मोदी जी हैं। असम के भाजपा के सांसद कामाख्या प्रसाद ने कहा कि इनकी विचारधारा तो कचरे के समान है। अनंत हेगड़े भाजपा नेता ने बापू के स्वतंत्रता के पूरे संग्राम को ही ड्रामा बताया। अब हम ये कहना चाहते हैं कि
भारत देश में राष्ट्रपिता के हत्यारे को राष्ट्रभक्त कहना खाली राष्ट्रपिता का ही अपमान नहीं है, इस राष्ट्र का भी अपमान है। और मोदी जी विदेश में जाते हैं तो मोदी जी गांधी जी की उन्हें याद आ जाती है, गांधी जी के बारे में बात करने लगते हैं, गांधी जी की फोटो पे फूल चढ़ाने लगते हैं। बार बार जब उन्हें विचारधारा की जरूरत पड़ती है तब वो गांधी जी को याद करते हैं। लेकिन फिर उन्हीं की पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जो 4 साल एक प्रदेश का मुखिया रहा हो, वो ओपनली ये बात कह रहा है। ये क्या मजाक है? हम ये चाहते हैं कि वंस एंड फॉर ऑल हमेशा के लिए भारत देश में नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन बंद होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि इस बात पे जो भी राजनीतिक भारतीय राजनीति से ये हमेशा के लिए गायब होना चाहिए। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो ये कह सके दोबारा कि नाथूराम गोडसे देशभक्त था। इसके लिए हम मांग करते हैं कि आपको अपने उस पूर्व मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। और जब तक आप ये नहीं करते हो तब तक संदेश नहीं जाएगा। और यदि आप ये नहीं करते हो तो मोदी जी से भी हम कहना चाहते हैं, आपको फिर कोई अधिकार नहीं बचता है कि दोबारा आप कभी भी महात्मा गांधी जी की तस्वीर पे फूल चढ़ाइए या महात्मा गांधी जी की किसी मूर्ति पे माल्यार्पण कीजिए। आपको कोई अधिकार नहीं है। यदि आप इन्हें बाहर नहीं निकालते हैं तो इसका मतलब आपकी रजामंदी है जो ये कह रहे हैं। इसमें ये नाटक नहीं चलेगा ऐसे। राहुल गांधी जी यही तो बात करते हैं। विदेश में जाके उन्होंने कहा कि भारत में 2 सोचों की लड़ाई चल रही है, हमारी महात्मा गांधी की सोच है और इन लोगों की गोडसे की सोच है, और इसी के बीच में झगड़ा है। तो राहुल गांधी जी ने जो बात कही उसको तो आपने सत्यापित कर दिया इतनी ही जल्दी। और यही तो बात राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। और आप सबके माध्यम से आज मैं बताना चाहता हूं कि उस नफरत के बाजार में क्या क्या मिलता है। उस नफरत के बाजार में मिलती है हिंसा, घृणा, नफरत, झूठ की राजनीति, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों पे अत्याचार, जहां खिलाड़ी हैं लाचार। और उस बाजार में जो हम मोहब्बत की दुकान खोलना चाह रहे हैं, हमारी उस मोहब्बत की दुकान में मिलता है 500 रुपए का सिलेंडर, उसमें मिलते हैं युवाओं को रोजगार के अवसर, उसमें मिलता है दबे कुचले पिछड़ी जातियों के लोगों को सम्मान, उसमें मिलती है सद्भावना, प्रेम, करुणा। ये हम मोहब्बत की दुकान खोलना चाह रहे हैं। और हम पुनः एक बार मोदी जी से मांग करते हैं कि मोदी जी अपने इस मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाइए, इन्हें पार्टी से निकालिए और देश में एक संदेश दीजिए कि महात्मा गांधी जी के हत्यारों का महिमा मंडल करने वालों की भारतीय राजनीति में कोई जगह नहीं है। धन्यवाद। हम आपके सवाल लेना चाहेंगे। जी, देखिए, मोदी जी ने, साध्वी प्रज्ञा जी ने जब ये बोला था तब मोदी जी ने कहा कि मैंने इन्हें मन से माफ नहीं किया। आपने सबने, हमने वो वीडियो देखा है। अगर उस वीडियो में थोड़ी सच्चाई होती, अगर उस वीडियो में बेस होता, अगर मोदी जी के उन शब्दों में जान होती, तो क्या आपको लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की ये हिम्मत हो सकती थी कि वो दोबारा ये बयान दे दे? साफ साफ शब्दों में वो कह रहे हैं कि नाथूराम गोडसे देशभक्त था, इसमें कोई संशय नहीं है। ये उनके शब्द हैं। तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। Any more questions? इसी टॉपिक पे। या जी भाई। उत्तराखंड की जो आप बात कर रहे हैं, उत्तराखंड के ही मुख्यमंत्री का आज एक बयान आया। वो आया इसी तरीके की बात को लेकर, एक लव जिहाद को लेकर। उन्होंने कहा कि हम इस स्टेट के अंदर लव जिहाद के कोई मामले होने नहीं देंगे। एक पुलिस ऑफिसर्स की, डीजीपी की और पुलिस ऑफिसर्स की उन्होंने मीटिंग भी बुलाई है। इसको कैसे देखते हैं? हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि पहले वो इस पे जवाब दें। आप ही के पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं,
महात्मा गांधी जी के लिए कि उनके हत्यारे को राष्ट्रभक्त वो बता रहे हैं कि वो तो देशभक्त थे। तो हम उल्टा मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि आप हमारे इस सवाल पे जवाब दीजिए, क्या आप भी हमारी मांग का समर्थन करते हैं कि त्रिवेंद्र रावत जी को उनकी पार्टी से निकाला जाए? सवाल यह है वैभव जी कि सचिन पायलट को लेकर पार्टी में क्या हो रहा है? आपकी पार्टी के संगठन महासचिव ने कहा है कि नई पार्टी नहीं बनाएंगे, लेकिन अभी भी गतिरोध बरकरार है। 29 मई को जो बैठक हुई थी उसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि सब कुछ स्मूथ होगा, वो नहीं चल रहा है राजस्थान में। क्या सचिन पायलट कांग्रेस में बने रहेंगे राजस्थान चुनाव तक? हमारे लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक विचारधारा की नींव है महात्मा गांधी, और इनके हत्यारे को इस तरीके से बोलना भारतीय राजनीति में एक पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा इससे ज्यादा जरूरी आज के दिन में हमारे लिए कुछ नहीं। वैभव जी, एक सवाल ये कि आपने कहा कि मोहब्बत की दुकान में महिलाओं पर जो पहलवान है उन पर अत्याचार भी नहीं होना चाहिए, तो जिस तरीके से पहले जो नाबालिग महिला पहलवान थी उनका जो बयान था, अब आ रहा है कि उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। उनके पिता ने कहा कि चूंकि वो उनके खिलाफ भेदभाव हो रहा था इसलिए उन्होंने यौन उत्पीड़न का आरोप लगा दिया। तो ऐसे में मामला अब कमजोर पड़ता जा रहा है, पाक्सो अब नहीं लगेगा, ब्रजभूषण शरण को राहत मिल रही है। क्या कोई दबाव है सरकार का, आपको लगता है, इन लोगों के ऊपर? मुझे लगता है कि मोदी जी बहुत खुश हो रहे होंगे कि उन्होंने जो हमारे देश के एथलीट्स हैं, जो हमारे देश के लिए मेडल लेके आए, जिन्होंने हमारे देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नाम रोशन किया, उनको दबाने के लिए वो ओपनली आके कह रहे हैं कि हमारा शोषण हुआ है, और उनको दबाने के लिए मोदी जी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। और मीडिया को भी, कई मीडिया के साथियों को भी उन्होंने साथ में मिला के अपना एजेंडा चलाया कि ये जो मेडल लाए ये तो भारत देश के लिए लाए ही नहीं और एक बिरादरी के लिए लेके आए थे। उनको सड़कों पे घसीटा गया, उल्टा उन्हीं पे ही मुकदमे कर दिए गए, कोचेस पे मुकदमे कर दिए गए, और इतना उनको मजबूर कर दिया कि हरिद्वार में जाके उन्होंने गंगा में अपने मेडल सलाने जरूरी समझे। इस हद तक उनको आपने मजबूर कर दिया। मुझे लगता है कि मोदी जी बहुत खुश हो रहे होंगे ये करके कि उन्होंने खिलाड़ियों के साथ में ये व्यवहार किया है, और देश की जो बेटियां देखती होंगी वो सपना देखती होंगी कि मैं भी ओलंपिक में कभी भारत देश के लिए मेडल लेके आऊंगी। जो देश की बेटियां खिलाड़ी होंगी वो इससे बहुत प्रोत्साहित होंगी और उनका बड़ा हौसला अफजाई हुआ होगा कि हाँ भाई, मेरे को भी बाहर निकल के काम करना चाहिए। सर, मोहित हूं। उत्तराखंड की एक तहसील है पुरोला। पुरोला तहसील में अभी हाल फिलहाल में एक मामला आया है जहां पर मुस्लिम दुकानदारों की दुकान के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं, और ये सब एरिया आता है उत्तरकाशी में, और उनसे साफ तौर पर कहा गया है कि आप दुकानें खाली कर दीजिए और दुकानें खाली करके आप उत्तराखंड से कहीं बाहर चले जाइए। और ये सब तब हो रहा है जब मौजूदा हुकूमत ये कह रही है कि 2024 को देखते हुए उनकी जो प्लानिंग है मुसलमानों को साथ लेकर चलने की, और उनका ये भी दावा है कि देश के मुसलमान आज उनके साथ खड़े हैं। हम नफरत की राजनीति के खिलाफ पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल चुके हैं। कांग्रेस पार्टी कहीं भी यदि नफरत का मामला आता है उसके खिलाफ पूरी ताकत से खड़ी होती है। हमारी विचारधारा सबको साथ लेके चलने की विचारधारा है, सद्भावना की, एकता की, प्रेम की विचारधारा है, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा उनके पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान से साफ हो जाती है, और वही काम वो हर जगह पे कर रहे हैं। ये जो महिला रेसलर्स वाला मामला है, पूरी एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन उसके बावजूद जो है सरकार इतना समय लिए जा रही है। बातचीत बार बार हुई, अनुराग ठाकुर ने भी कहा, लेकिन लग नहीं रहा है कि मामला सुलझेगा। आपको लगता है बहुत कुछ दबाने के लिए, अब ब्रिजभूषण को बचाने के लिए सरकार जो है सब कुछ स्टेक पे लगा दे रही है? देखिए, ये तो सारा देश कह रहा है कि ब्रिजभूषण को बचाने के लिए जो कुछ मोदी जी कर सकते थे उन्होंने वो किया। हर ताकत, हर एजेंसी, हर अपनी सारे के सारी सरकार की ताकत को उन्होंने यूज किया। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरा देश कह रहा है, बच्चा बच्चा कह रहा है, सबके सामने ये बात है, हर एक की जुबान पे ये बात है। सर, एक कनाडा में खालिस्तान समर्थकों ने 6 जून को एक परेड निकाली थी, और उस परेड के अंदर उन्होंने एक झांकी निकाली थी जिसमें भारत की पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या का सीन दिखाया गया। कैसे देखते हैं इसको, क्या कहेंगे सर? देखिए, इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी, उनके पास में उनके आखिरी के दिनों में कुछ लोग गए, उन्होंने उनसे कहा कि आप अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर होइए और जो वर्तमान में सुरक्षा धारक हैं उनको बदलिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने सुरक्षा कर्मियों को नहीं बदल सकती हूं, यदि मैं बदलूंगी तो मेरे देश में जो मैं सद्भावना की बात करती हूं
वो संदेश खराब जाएगा। मेरे को मेरे देश की सद्भावना और एकता, अखंडता ज़्यादा प्यारी है अपने जीवन से। उसके बाद में उनकी हत्या हुई और एक ऐसी शख्सियत जिसका पूरे देश में नाम है, इनके लिए इस तरीके से किया जाना, पूरा देश इसकी निंदा करता है, कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। हमने, जयराम रमेश जी ने, हमारे प्रभारी जी ने विदेश मंत्री से मांग भी की है कि आप इस पे बात कीजिए और ये बहुत ही गलत बात है। सर, अभी तेजस्वी यादव की तरफ से एक बयान आया है, उन्होंने एक बड़ा क्लेम करते हुए कहा है कि पहले लालू जी ने अडवाणी का रथ रोका था, अब जो महागठबंधन होगा विपक्षी दलों का, नीतीश जी और हम लोग सब मिलके अब मोदी जी का रथ रोकेंगे। कैसे देखते हैं इसे? देखते हैं, जो उन्होंने कहा है वो उन्होंने सोच समझ के कहा होगा, और विपक्षी की ये जो सारे इश्यूज हैं ये हमारे पार्टी के सीनियर ऑफिशियल्स इस पे जवाब देने के लिए बेहतर हैं। जो भी विपक्षी मीटिंग होगी उसमें कांग्रेस पार्टी भागीदारी करने जा रही है और जो भी बातें होंगी उसके लेके जो उनकी जो प्रेस वार्ता, उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स करेंगे वो इसके बारे में ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। सर, राइट पे सर, ये रेसलर लोगों का जो मुद्दा चल रहा है, अभी जो हाल ही में नाबालिग की पिता ने जो कहा वो अलग बात है, लेकिन पिछले 1.5-2 महीने से ये जो उनका चल रहा है आंदोलन, उस दौरान पॉक्सो लगने के बावजूद आज तक बृजभूषण को अरेस्ट नहीं किया गया। तो क्या आपको लगता है इस देश का कानून दूसरों के लिए अलग है, बीजेपी के लिए अलग है? देखिए, इसका तो उदाहरण कई बार हमारे को देखने को मिला है ना, कि कानून जो है इस देश का बदल जाता है। वॉशिंग मशीन, भारतीय जनता पार्टी में जैसे ही कोई नेता जाता है तो उनकी वॉशिंग मशीन ऑन हो जाती है और वो तुरंत ही धुल जाता है। ईडी, सीबीआई एक ही पार्टी के, कुछ ही पार्टियों के लोगों को पकड़ती है। तो ये तो कई बार देखने को मिला है, ये कोई नई बात नहीं है। बहरहाल, यदि इस मुद्दे पे जो आज हमने जो पत्रकार वार्ता करी है, इस पे कोई और सवाल हो तो हम ले सकते हैं। नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।